हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड में राज करने वाले गुप्त राजवंश, नाग राजवंश और उसके साथ साथ हमने यौधेय राजवंश को जाना था। आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड में ही राज करने वाले मौखरी राजवंश को जानेंगे। देखिए, गुप्त राजवंश के पश्चात और उत्तराखंड के यौधेय राजवंश के शासक सीलवर्मन के पश्चात ही मौखरी राजवंश अस्तित्व में आया था। मौखरी राजवंश के लोगों ने उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर देवालयों का निर्माण करा और इन्हीं देवालयों की पुष्टि से हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में तथा भारत में मौखरी राजवंश का शासन रहा था। देखो, मौखरी राजवंश जो था वो गुप्त राजवंश के अधीन रहा था। ठीक है, तो मौखरी राजवंश जो था वो गुप्त राजवंश के अधीन रहा था। मैं इसे अधीन कह लूं या फिर मैं इसे सामंत कह सकता हूं। ठीक है, तो जो मौखरी राजवंश था वो किसके अधीन रहा था? वो गुप्त राजवंश के अधीन रहा था। ठीक है, अब देखो, जो मौखरी राजवंश था, अगर मैं उसके क्षेत्र विस्तार की बात करूं, अगर इस मौखरी राजवंश के साम्राज्य की बात करूं, तो ये इनका जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश में, इनका जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश में कन्नौज से लेकर पूरे राजस्थान क्षेत्र तक फैला था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर कन्नौज क्षेत्र तक का जो राजवंश रहा था, जो राजवंश राज कर रहा था, वो मौखरी राजवंश रहा था। ठीक है, अब मौखरी राजवंश जो था वो गुप्त राजवंश के अधीन था, उसके सामंत रहा था। इसका जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेकर राजस्थान तक का क्षेत्र पूरा था। अब इसी के आगे हम बात करते हैं इनकी राजधानी की। देखिए, मौखरी राजवंश, जब मैंने आपको बताया तो मौखरी राजवंश का जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेकर राजस्थान तक का था। इसी कन्नौज क्षेत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसी कन्नौज क्षेत्र को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी भी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी भी बनाया था। किसको? कन्नौज को। अब मौखरी राजवंश जो रहा था वो गुप्तों के अधीन रहा था। ठीक है, गुप्तों के क्या रहा था? अधीन रहा था। यहाँ पर देखो, अधीन शब्द का अर्थ गुलाम से नहीं है। ठीक है, गुलाम जो शब्द है वो अलग शब्द है। गुलाम जो है वो और सामंत जो है उन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। देखो, अगर भारत की बात करूं, भारतीय इतिहास की मैं बात करूं, तो गुलाम जो शब्द था वो सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रयोग में देखा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उसे कई मुद्राओं को देकर कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, जिसने बाद में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। लेकिन यहाँ पर जो सामंत शब्द है, ठीक है, जो सामंत शब्द है, इस सामंत शब्द का अलग अर्थ निकल कर आता है। सामंत या फिर सामंतवाद जो था वो यूरोप तथा इंग्लैंड की एक प्रथा रही थी। ठीक है, यूरोप तथा इंग्लैंड की क्या थी? एक प्रथा रही थी। इसी सामंत में अलग अलग श्रेणियां होती थी, जिनमें सर्वोच्च राजा हुआ करता था। अलग अलग श्रेणियां होती थी। ठीक है, इन्हीं श्रेणियों में जो राजा होता था वो सर्वश्रेष्ठ होता था। तो सर्वश्रेष्ठ कौन होता था? इसमें राजा होता था। अगर यहाँ पर सामंत शब्द की बात करूं तो सामंत जो होते थे, ठीक है, जो सामंत होते थे वो किसी राजा के अधीन होने वाले ऐसे सरदार होते थे जो उच्च कोटि के हों, और वे लोग अपने क्षेत्र में राजा की तरह व्यवहार करते थे। यानी कि राजा की तरह व्यवहार करने वाला, राजा की तरह व्यवहार करने वाले उच्च
उच्च कोटि मैं कह लूँ या उच्च ओहदे के सरदारों को क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। तो जो ये हमारा मौखरी वंश रहा था वो किसका अधीन रहा था? वो गुप्तों के अधीन रहा था। और ये स्वयं किसका सामंत था? गुप्तों का सामंत रहा था। तो इन सामंतों में, ये जो सामंत थे, इन सामंतों में जो सर्वप्रथम शासक रहा था, जो सर्वप्रथम सामंत शासक रहा था, उसका नाम था हरिवर्मा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिख लेता हूँ कि प्रथम जो मौखरी वंश का शासक, देखो आपसे यहाँ पर प्रथम मौखरी वंश का शासक भी पूछ सकता है और ये भी कह सकता है कि वह कौन सा शासक था, वह कौन सा मौखरी वंश का सामंत रहा था जो गुप्तों के अधीन रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवर्मा। जो हरिवर्मा था वो सर्वप्रथम क्या था? वो गुप्तों के अधीन या फिर गुप्तों का सामंत रहा था। इसी हरिवर्मा ने 510 ईस्वी में शासन करा। ठीक है, तो मौखरी वंश का जो प्रथम शासक हो जाएगा, जो प्रथम सामंत हो जाएगा गुप्तों का, वो कौन हो जाएगा? वो हरिवर्मा हो जाएगा। ठीक है, हरिवर्मा जो था वो प्रथम सामंत रहा था। इसके बाद इसी मौखरी राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, जो इसका सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? सबसे शक्तिशाली शासक, तो जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अवंती वर्मा। ठीक है, अवंती वर्मा। तो अवंती वर्मा जो था वो मौखरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक या सर्वश्रेष्ठ शासक रहा था। इसके पश्चात क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो मौखरी वंश था उसका अंतिम शासक कौन रहा था। ठीक है, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो ग्रहवर्मा या फिर उसे ग्रहवर्मा या फिर ग्रहवर्धन जो था वो इस वंश का अंतिम शासक रहा था। इसी ग्रहवर्मा और ग्रहवर्धन या फिर ग्रहवर्धन ने 600 ईस्वी से, ठीक है, 600 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन करा था। कब से कब तक? ग्रहवर्मा ने 600 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन करा था। तो मौखरी वंश का जो प्रथम शासक रहा था, या मैं कहूँ गुप्त वंश का जो प्रथम सामंत रहा था वो हरिवर्मा था, जिसने 510 ईस्वी तक शासन करा। इसके पश्चात सबसे शक्तिशाली शासक जो मौखरी वंश का था वो अवंती वर्मा था और ग्रहवर्मा इसका अंतिम शासक रहा था, जिसने 600 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन करा। अब देखिए इतिहासकारों के अनुसार क्या था? ये जो अवंती वर्मा था, जो सर्वश्रेष्ठ शासक जो रहा था, सर्वश्रेष्ठ शासक जो रहा था कौन? अवंती वर्मा। अवंती वर्मा। इसी अवंती वर्मा का जो पुत्र था वो ग्रहवर्मा रहा था। ठीक है, कौन रहा था? ग्रहवर्मा रहा था। तो हमने इतनी जानकारी मौखरी वंश के शासकों के बारे में जानी। अब देखिए जो इसका अंतिम शासक था ग्रहवर्मन, या मैं कहूँ ग्रहवर्मा, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, जो ग्रहवर्मन की हमें जानकारी मिलती है वो हमें हर्षचरित से मिल जाती है। किससे? हर्षचरित से मिल जाती है। तो हर्षचरित से हमें जो जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलती है? वो हमें मिल जाती है ग्रहवर्मन के बारे में।
ठीक है, यहाँ मैं लिखूं ग्रहवर्मा के बारे में। ठीक, हर्षचरित जो है वो एक ग्रंथ है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था। अब ये जो बाणभट्ट थे, ठीक है, वो किसके दरबार में थे? वो हर्षवर्धन के ही दरबार में थे और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी को हर्षचरित में बताया। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी को किसमें बताया? किसमें बताया? हर्षवर्धन की जो जीवनी थी उसे इन्होंने हर्षचरित में बताया था। तो हमने मौखरी वंश के जो अंतिम शासक है ग्रहवर्मा उसको समझा। इसके पश्चात जो हर्षचरित थी वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जो हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है। तो इतना हमने मौखरी वंश के बारे में समझा। अब आगे हम देखते हैं ग्रहवर्मन के बारे में अन्य जानकारियां। देखिए, जो ग्रहवर्मा था उसका जो विवाह हुआ था वो थानेश्वर के राजा, ठीक है, थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ था। तो ग्रहवर्मा जो था उसका विवाह जो हुआ था, ठीक है, इसका जो विवाह हुआ था वो थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ था। किससे हुआ था? राजश्री से हुआ था। ठीक है, तो ग्रहवर्मा का जो विवाह हुआ था वो थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री से हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जिस समय ग्रहवर्मा मौखरी वंश का शासक था उस समय थानेश्वर का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या था? प्रभाकर वर्धन था। देखिए, ग्रहवर्मा जिस समय मौखरी वंश का शासक था उसी समय जो था हर्षवर्धन भी, उसके पश्चात हर्षवर्धन शासन में रहा था, ठीक है, शासन कर रहा था। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद क्या होता है? हर्षवर्धन उत्तराखंड में शासन करता है, यानी कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र होता है उसमें किसका शासन होता है? हर्षवर्धन का शासन रहता है। तो जानते हैं आगे की जो कहानी है, जो प्रभाकर वर्धन के बाद की जो कहानी है उसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, प्रभाकर वर्मन जो था उसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन जो था उसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। जो इसका बड़ा पुत्र था वो था राज्यवर्धन, ठीक है, इसका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था राज्यवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, जो बाद में भारत का एक प्रमुख सम्राट के रूप में उभरता है। ठीक है, भारत का एक सम्राट के रूप में उभरता है। तथा इसकी जो एक पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। तो प्रभाकर वर्मन का जो बड़ा पुत्र था वो राज्यवर्धन रहा था और इसका छोटा पुत्र हर्षवर्धन था और इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। देखिए, ये वही राजश्री है जिसका विवाह प्रभाकर वर्धन ने ग्रहवर्मा से कराया था। ठीक है, तो इसका विवाह किससे हुआ था? राजश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मा से। देखिए, उस समय मौखरी वंश तथा प्रभाकर वर्धन के अलावा एक गौड़ वंश चल रहा था। देखिए, जो एक गौड़ वंश चल रहा था उसी गौड़ वंश के भय से प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा से कराया था। ठीक है, ग्रहवर्मा से जो विवाह कराने का जो कारण था वो गौड़ वंश रहा था। अब देखो, जो गौड़ वंश था उस गौड़ वंश के बारे में थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो गौड़ वंश जो था
जो गौड़ वंश रहा था, ये जो गौड़ वंश रहा था, इस गौड़ वंश ने जिस समय मौखरी वंश शासन कर रहा था उसी समय यह गौड़ वंश भी शासन कर रहा था, और इसका जो सर्वप्रथम शासक था वो शशांक रहा था। ठीक है, गौड़ वंश का जो प्रथम शासक रहा था वो कौन रहा था? वो शशांक रहा था। तो गौड़ वंश का जो प्रथम शासक था वो शशांक था। इसी शशांक ने गौड़ वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, गौड़ वंश की स्थापना भी इसी शशांक के द्वारा करी गई थी। तो गौड़ वंश आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह गृहवर्मा से कराया, और गौड़ वंश एक कैसा राजवंश था? गौड़ वंश का शासक शशांक रहा था और गौड़ वंश मौखरी वंश के ही टाइम पीरियड पर रहा था। अब यही गौड़ वंश के लोग, जो एक गौड़ वंश का शासक होता है, जो गौड़ वंश के लोग होते हैं, वो इस राज्यवर्धन की मृत्यु कर देते हैं। ठीक है, किसकी मृत्यु कर देते हैं? इसी राज्यवर्धन की, प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन की मृत्यु कर देते हैं। ठीक है, तो राज्यवर्धन की जो मृत्यु कर दी थी वो गौड़ वंश द्वारा कर दी गई थी। अब होता क्या है, देखो, इसी के जब राज्यवर्धन की मृत्यु कर दी जाती है, इसी राज्यवर्धन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात, राज्यवर्धन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात यही गौड़ वंश, ये जो गौड़ वंश होता है, ये मालवा के राजा से संधि करता है। ठीक है, मालवा के एक राजा थे, मालवा के एक राजा थे, ठीक है, देवगुप्त। ठीक है, कौन थे राजा? मालवा के जो राजा थे वो थे देवगुप्त। इसी देवगुप्त से संधि होती है किसकी? संधि होती है किसकी? गौड़ वंश के शासक की, गौड़ वंश के शासक की। ठीक है, सर्वप्रथम क्या होता है, जो गौड़ वंश होता है वो राज्यवर्धन की मृत्यु कर देता है, और इसी राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो गौड़ वंश था वो मालवा के राजा देवगुप्त के साथ एक संधि कर लेता है, यानी कि अपनी जो शक्ति है उसको और बढ़ा लेता है मालवा के शासक देवगुप्त के साथ मिलकर। अब देखो, इसके पश्चात यही गौड़ वंश, इसके पश्चात यही गौड़ वंश गृहवर्मा की मृत्यु कर देता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है? गृहवर्मा की मृत्यु कर देता है यही गौड़ वंश, और गृहवर्मा की पत्नी राजश्री, देखिए जो राजश्री थी वो हर्षवर्धन की बहन थी, और इसी हर्षवर्धन की बहन और गृहवर्मा की पत्नी राजश्री को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। ठीक है, गौड़ वंश क्या करता है? सर्वप्रथम राज्यवर्धन की मृत्यु करता है, उसके पश्चात ये मालवा के देवगुप्त शासक से संधि करता है, और संधि के पश्चात वह राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। अब जब यह घटना घटती है तो हर्षवर्धन, ठीक है, अब यहाँ देखो गृहवर्मा की तो मृत्यु कर दी है और राजश्री को बंदी बना लिया है, और जो राज्यवर्धन है उसे पहले ही गौड़ वंश ने मार दिया है। तो अब बचता कौन है? अब बचता है भैया हर्षवर्धन। ठीक है, कौन बचता है? हर्षवर्धन बचता है। अब जब यह सब घटना घट जाती है तो इसके पश्चात हर्षवर्धन क्रोधित हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो एक कसम खाते हैं कि वो गौड़ वंश तथा उसके संयोगियों की हत्या कर देंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन, इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात हर्षवर्धन क्या करते हैं? हर्षवर्धन क्रोधित होकर एक कसम खाते हैं कि वह गौड़ वंश और उसके संयोगियों की क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। अब हम जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। देखिए, जो हर्षवर्धन थे उनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 647 ईस्वी तक इन्होंने राज करा था।
देखिए उत्तराखंड में मौखरी वंश के बाद, मौखरी वंश का जो अंतिम शासक रहा था, ठीक है, उसके पश्चात हर्षवर्धन ने भी उत्तराखंड में शासन किया। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे उत्तर भारत का सम्राट जो था वो हर्षवर्धन रहा था। इन्होंने उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करा। कब से कब तक? उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करा था। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, जो हर्षवर्धन रहे थे वो पुष्यभूति वंश से संबंधित रहे थे, वंश से संबंधित रहे थे, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसी पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट्स, उत्तरी भारत में जो मौखरी वंश के पश्चात शासन करा वो किसका शासन रहा? वो पुष्यभूति वंश का शासन रहा। और इसी पुष्यभूति वंश का जो शासक था वो हर्षवर्धन था, जिसने 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करा था। अब देखिए हर्षवर्धन क्या करता है। हर्षवर्धन प्रयाग में हर 5 वर्ष के पश्चात, प्रयाग में 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात एक धार्मिक सम्मेलन कराता है। क्या कराता है? धार्मिक सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन कराता है। तो हर्षवर्धन जो था वो प्रयाग में हर 5 वर्ष के पश्चात क्या कराता था? धार्मिक सम्मेलन कराता था। इसके पश्चात बात करते हैं इसकी उपाधि की। ठीक है, इनकी जो उपाधि थी, जो इन्हें उपाधि दी गई, वो शीलदित्य की उपाधि इन्हें दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? शीलदित्य की इन्हें उपाधि दी गई थी। तो हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर बात जाने। उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो शासन करा था वो हर्षवर्धन का शासन रहा था। और इसका जो हर्षवर्धन थे वो पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश से संबंधित थे। इसके पश्चात प्रयाग में हर 5 वर्ष के पश्चात जो धार्मिक सम्मेलन कराया जाता था वो हर्षवर्धन के द्वारा कराया जाता था। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो वह कौन सा शासक था जो प्रयाग में हर 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन कराया करता था, और वो शासक कौन था? वो शासक था हर्षवर्धन। ठीक है, उसके पश्चात जो उपाधि थी हर्षवर्धन की, जो हर्षवर्धन की उपाधि रही थी वो कौन सी उपाधि रही थी? वो शीलदित्य की उपाधि रही थी। देखिए अब हर्षवर्धन के और जो जो काम है, मतलब जो इन्होंने लागू करा था, सर्वप्रथम वो जानते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन ने भू राजस्व प्रणाली भी लागू करी थी। तो भू राजस्व प्रणाली भी इन्होंने लागू करवाई, जिसे सामंती प्रथा भी कहा जाता था। सामंती प्रथा भी इस प्रणाली को कहा जाता था। तो भू राजस्व प्रणाली या फिर मैं कहूँ सामंती प्रथा का जो सामंती प्रथा को जो लागू करा था वो हर्षवर्धन ने ही लागू करा था। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक विदेशी यात्री भारत में आता है जिसका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है, वह ह्वेनसांग इसी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आता है। देखो जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर जो आने वाला यात्री था वो ह्वेनसांग रहा था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में ह्वेनसांग क्या करता है? भारत में आता है। ठीक है, भारत में ह्वेनसांग क्या करता है? 629 ईस्वी में आता है। और इसी की एक पुस्तक है CU की।
ठीक है, इसी की एक पुस्तक है CU की। ठीक है, अब ह्वेनसांग क्या करता है, जब भारत में प्रवेश करता है तो भारत में वो अलग अलग जगह यात्राएं करता है और उसी में से वो उत्तराखंड में भी आता है। और उत्तराखंड को जब वो उत्तराखंड में जब आता है तो वो क्या कहता है, उत्तराखंड को पोलीहिमोपुला कहता है, जिसे मैं पहले ही लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसी पोलीहिमोपुला का अर्थ था ब्रह्मपुर, और दूसरा यह हरिद्वार को क्या कहता है, मोयूलो कहता है, और मोयूलो का अर्थ उसने मयूरपुर बताया। ठीक है, मोयूलो का अर्थ क्या था, मयूरपुर था। तो ब्रह्मपुर उत्तराखंड को ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर कहा और हरिद्वार को मोयूलो यानी मयूरपुर कहता है। इसी के साथ साथ वो एक गौविशाण शब्द का भी उल्लेख करता है, जिसका अर्थ काशीपुर से निकाला जाता है, यानी कि जो काशीपुर का क्षेत्र था उसे गौविशाण शब्द किसने दिया, इसी ह्वेनसांग ने दिया, जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर भारत आया था। ठीक है, अब देखो इसी ह्वेनसांग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर, जो ह्वेनसांग भारत आया था उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी ह्वेनसांग को नीति का पंडित या नीति पंडित, ठीक है, नीति पंडित, इसी ह्वेनसांग को नीति पंडित भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, तो नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि, यह तीनों ही जो उपाधि हैं वो ह्वेनसांग की उपाधि हैं, जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर भारत में आया था। कब, 629 ईस्वी में। तो हर्षवर्धन के ही जो टाइम पीरियड पर विदेशी यात्री भारत आया ह्वेनसांग, उसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखो हर्षवर्धन के ही समकालीन दरबार में एक कवि या फिर मैं कहूँ एक लेखक रहते थे, जिनका नाम था बाण भट्ट। ठीक है, इन्हीं के समकालीन एक लेखक रहा करते थे जिनका नाम था बाण भट्ट। अब देखो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन की क्या लिखी थी, जीवनी लिखी थी, जिसे उन्होंने नाम दिया हर्षचरित। ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया किसका, हर्षचरित का। इसी हर्षचरित में हर्षवर्धन की जानकारी मिल जाती है। देखो हर्षचरित, मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिखता हूँ, हर्षचरित में हर्षचरित तथा पुलकेशिन द्वितीय, जो ये पुलकेशिन द्वितीय था ये एक शासक रहा था। ठीक है, तो हर्षचरित तथा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमें कुछ हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखो पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल अभिलेख है और हर्षचरित में यह बताया गया है कि हर्षवर्धन ने अपने जीवन के जितने भी युद्ध लड़े उसमें वो विजय रहा था, परंतु जब इसका सामना, ठीक है, परंतु जब इसका सामना 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हुआ, नर्मदा नदी के तट पर हुआ, तो इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हो जाती है। 620 ईस्वी में क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर कर्नाटक में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हो जाती है। और ये युद्ध जो था वो दक्षिण भारत का युद्ध रहा था। ठीक है, ये युद्ध कहाँ का था, दक्षिण भारत का युद्ध रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि जो हर्षवर्धन था उसने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर राज किया था, जिस कारण इसे भारतीय सम्राट की भी
उपाधि दी जाती है। तो हर्षवर्धन ने 590 में इसका जन्म हुआ था और 647 ईस्वी तक इसने शासन करा था। ठीक है, इसके पश्चात जो मौखरी वंश के पश्चात हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में अपना शासन करा और उत्तराखंड के जो जानकारी, उत्तराखंड में जो इसके शासन की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें हर्षचरित से मिल जाती है और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो विदेशी यात्री ह्वेनसांग था वो इसी के टाइम पीरियड पर भारत आया था। तो इतनी जानकारी हमारे मौखरी वंश और हर्षवर्धन के बारे में थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुप्त राजवंश था उसके पश्चात नागवंश का उत्तराखंड में स्थापित हुआ और उसके पश्चात मौखरी वंश तथा हर्षवर्धन का उत्तराखंड में साम्राज्य रहा था, जिसमें हर्षवर्धन एक महान सम्राट के रूप में उभरा था। तो आज के लेक्चर में हमने उत्तराखंड में राज करने वाले मौखरी राजवंश और हर्षवर्धन के बारे में जाना। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।